नमस्कार। तपसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपन गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, कल जम्मू के अंदर इन्वेस्टर्स जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें से 18,300 करोड़ रुपए के जो एमओयू साइन हुए हैं। 39 जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ इन्होंने एमओयू साइन किया ना, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरी जो खबर है कि किसान आंदोलन के चलते हुए जो ट्रेन्स बंद की गई हैं उससे माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है वो बहुत प्रभावित हुई है। और तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के किसी बड़े नेता ने पहली बार कैमरे के सामने कहा कि जम्मू को डिलिमिटेशन में 10 सीटें और मिलनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि कम सीटें। और गुलाम नबी आज़ाद ने आज फिर कहा कि जम्मू कश्मीर का जो दरबार मूव की परंपरा थी वो ठीक थी, उसको ख़त्म करना गलत बताया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल जो कॉन्फ्रेंस जहाँ पे हुई है उसमें 18,300 करोड़ रुपए के इमीडिएट वहाँ पे जो है साइन किए गए हैं, जिसको 39 जो है इन्वेस्टर्स है उनके साथ किया गया। और सबसे बड़ी खबर ये है कि यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल जो है उनका 2 साल के अंदर अंदर 250 बेड का अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे बनेगा और उससे बाद में 500 का में डबल किया जाएगा और उसके बाद उसको आस्ता आस्ता बढ़ा दीजिएगा। लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि विद इन 2 ईयर्स जो है जम्मू में अपोलो हॉस्पिटल भी आ जाएगा। नहीं, ये तो अच्छी बात है। हालांकि अगर हम रोजगार के नज़र से देखें, सरकार जो कर रही है, केंद्र सरकार खासतौर से मोदी सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, चूँकि प्रयास तो सारे पॉलिटिकल होते हैं, ब्यूरोक्रेसी तो अमल में लाती है। तो मैं समझता हूँ उस नज़रिए से अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है 18,400 करोड़ की, कल इस प्रकार की उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस प्रकार स्टेट कह रही थी करीब 44,000 करोड़ के प्रस्ताव और 50,000 करोड़ भी पार कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक पहली पहल हुई है, ख़ास तौर से 5 अगस्त 2019 के बाद, जब से विशेष दर्जा ख़त्म किया गया है। और समझते हैं कि जिस तरह हॉस्पिटल वाले आ रहे हैं, हल्दीराम आ रहे हैं, फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ के लोग आ रहे हैं और बड़े लोग आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि रोज़गार तो यहाँ के युवाओं को मिलेगा, उसलिए ठीक है। लेकिन इस बीच कुछ लोग इसको लेके राजनीति भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, जैसे कि घाटी आज़ादी दल तो कर ही रहे हैं। जम्मू में वेस्ट जम्मू असेंबली के नेता हैं सुनील डिम्पल, उन्होंने कहा जी ये शर्तें क्यों नहीं खोली जा रही अब तक कि किस आधार पर बिना डोमिसाइल के लोगों को यहाँ पर ज़मीनें अलॉट की जा रही हैं। ये उनका अपना पक्ष है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि ज़रूरी नहीं कि यहीं के युवाओं को रोज़गार मिले, क्या पता बाहर से रोज़गार दे। तो मैं समझता हूँ जिस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल भरोसा भी दिलाया है कि जिस तरह दूसरी स्टेटों में जब इंडस्ट्री लगते हैं, लोकल बच्चों को जो बेरोज़गार हैं उनको प्राथमिकता तौर पर रोज़गार दिया जाता है। तो ये उनका एक अपना सुनील डिम्पल जो हैं वो अक्सर जम्मू के मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाते हैं और उन्होंने कल बहुत मीडिया में यह बात पुरजोर तरीके से कही है कि आखिर क्यों छुपाया जा रहा है, किन शर्तों पर इन लोगों को ये ज़मीन अलॉटमेंट की जा रही है, और ये भी क्लियर होना चाहिए कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार में प्राथमिकता दी जाएगी। ये उनके एक सवाल हैं। तो स्वाभाविक है कि ये सवाल शासन यहाँ का या सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर आने वाले दिनों में हो सकता है कोई जवाब दे दे। लेकिन मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर देखा जाए, चूँकि जिस प्रकार हमारी स्टेट के अंदर ये नॉन टीआरपी जोन माना जाता रहा हमेशा से, क्योंकि यहाँ उद्योग नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है, हथकरघा है कश्मीर के अंदर, वो चाहे वो पेपर माशी का हो, शॉल का हो, तो ये उद्योग हैं, या सेब तो गार्डनिंग का मामला है, बगीचों का मामला है। लेकिन जो बड़े उद्योग की बात है या बड़े हॉस्पिटल्स की बात है, इस बतला को छोड़ दिया जाए। अदरवाइज यहाँ कोई हॉस्पिटल लोगों को पंजाब भागना पड़ता है, अमृतसर, कोई दिल्ली भागता है, कोई चंडीगढ़ भागता है। तो अपोलो या मेदांता जैसे बड़े अगर हॉस्पिटल यहाँ आएंगे तो लाभ तो यहीं के लोगों को मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इससे पहले भी, ये पहली बार मतलब यूटी बनने के बाद तो ये हुआ है, लेकिन इससे पहले भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के वक्त भी 99 ईयर्स लीज के ऊपर दी जाती थी। और आपने जब उस हॉस्पिटल की बात की बत्रा की, तो मुझे याद है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उसे 1 रुपये में दिया था। बिल्कुल 1 रुपये में ये ज़मीन दी थी सारी की सारी। तो जब रियासत में जिसमें लाभ मिलता है तो उसमें ये चीज़ें सब नहीं देखी जाती है, रोजगार मिलता है तो उसे बहुत सी चीज़ें अनदेखी करनी पड़ती है, व्यापक इंटरेस्ट में रियासत की। तो दूसरी बात है, ये किसान का जो आंदोलन चल रहा है और उन्होंने
ट्रेन्स बंद की हुई हैं, उससे जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इन दिनों खासकर न्यू ईयर के ऊपर माता वैष्णो देवी के बिल्कुल। दर्शनों के, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पूरे देश से लोग आते थे, और 31 दिसंबर को यहाँ पे जगह भी नहीं मिलती थी खड़े होने की। एक तो कोरोना है, ऊपर से ये ट्रेन्स बंद है। बिल्कुल। माता वैष्णो देवी के जो दर्शन है, वो जो जितने भी उनके भगत हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, बिल्कुल रश नहीं है। और उसके साथ साथ लखनपुर में भी जैसे कोरोना टेस्टिंग का चल रहा है, उसको लेकर भी लोग घरों से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझ रहे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये शुक्र है कि शाम की कुछ फ़्लाइट जम्मू में बढ़ाई गई हैं, और जो सक्षम जो सामर्थ्य लोग हैं वो फ़्लाइट से आ रहे हैं माता वैष्णो। लेकिन जिस प्रकार का ट्रेनें पूरे मुल्क से आती थी, बंगाल से, मध्य प्रदेश से, पूना से, गोवा से, गुजरात से, तो मैं समझता हूँ उस स्तर की ट्रेनें बिल्कुल नहीं आ रही। हालांकि दावा किया रेलवे ने कि 3 ट्रेनें चला रहे हैं, कटरा, उधमपुर, जम्मू से अमृतसर के बीच, लेकिन अमृतसर से पर्याप्त नहीं है। या तो है कि देश से आने वाले लोग पहले अमृतसर जाएं, अमृतसर से ट्रेन पकड़ें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो इतना लंबा बिल्कुल बिल्कुल। रूट काट कर आएँ। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना की बीमार है। और जहाँ आपने लखनपुर की बात की, लखनपुर में आप देखा था 2 दिन पहले क्या बवाल मचा था। बिल्कुल बिल्कुल। राज्य का स्वास्थ्य विभाग या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पर्याप्त मात्रा में वो काउंटर नहीं खोले थे कोरोना टेस्ट के, तो वहाँ हज़ारों की तादाद में बच्चे भी थे, छोटे औरतें भी थी, ठंड में खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन को इस प्रकार के कदम, अच्छे कदम है एहतियाती, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए जिस जिस तादाद में भक्त आते हैं, क्योंकि हमारी स्टेट के अंदर केवल माँ वैष्णो देवी दर्शन की तक बात नहीं है, वहाँ की कारोबार, स्टेट को रेवेन्यू मिलता है, बड़ी बातें हैं माता के श्रद्धालुओं से के जरिए। तो इन सब पे प्रशासन और मेन शासन को गौर करना चाहिए। और जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, जब सब चीज़ें तय हो गई, तो ये तो फिर जास्ती है किसानों की कि इस प्रकार के जिद पकड़ के तो आप लोगों को डिस्टर्ब करें। तो मैं समझता हूँ ये जितना लोगों की सहानुभूति है किसानों के साथ, इस प्रकार ये सहानुभूति भी इनके साथ पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सी जी, कल हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व डिप्टी सीएम जो कविंद्र गुप्ता है, उनके साथ बात की थी, एक इंटरव्यू किया था आपने मेरे साथ मिलके। कल उन्होंने पहली बार इस चीज़ को माना कि जम्मू में 10 सीटें कम से कम मिली हैं। अगर डिलिमिटेशन ठीक ढंग से होता, मतलब यही था कि जम्मू की जो सीटें थी वो 10 और बढ़नी चाहिए थी। इससे पहले किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने स्वागत ही करते रहे, ये नहीं कहा कि जम्मू को कम मिली है। हमेशा यही कहा सबने, जम्मू को 6 ज़्यादा मिली है, जबकि सारी पार्टी यही कहती थी कि 90 का डिलिमिटेशन हुआ, 6-7 का डिलिमिटेशन नहीं हुआ। 90 में से 43 भारतीय जम्मू को मिली है। लेकिन आज इन्होंने यह महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने यही कहा कि जम्मू को 10 सीटें और मिलनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल कविंद्र गुप्ता का जो कल इंटरव्यू ले रहे थे हम, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से बात स्वीकार करी। ये भी एक, हालांकि आमतौर पर सत्ता पक्ष कोई भी पार्टी हो, अब तो बीजेपी है, प्रदेश अध्यक्ष ने भी ऐसी बात नहीं की, हिम्मत करी, किसी ने हिम्मत नहीं करी। लेकिन यह कि उन्होंने जम्मू में संभावनाओं और लोगों की आकांक्षाओं को समझते हुए ये बात कही है कि 10 सीटें का। उन्होंने ये भी कहा कि वजह भी बताई, कई बार सरकार और सिस्टम की मजबूरी होती है संतुलन बनाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कविंद्र गुप्ता ने अपने मन की बात कही है, और अच्छी बात है, जम्मू के हित में बात कही कि 10 सीटें और बढ़नी चाहिए। तो अब ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि परसिमन की अंतिम रिपोर्ट कब आएगी। जी जी। असली तो खेल कब शुरू होगा, जब 90 सीटों वाली भी रिपोर्ट अगर आती है, उसके बाद घाटी आधारित दल या दूसरे जो संगठन है वो उस वक्त क्या रुख अख्तियार करते हैं। अभी तक तो सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से इसको देख रही है हाँ। कि ये 6 सीटें बढ़ी हैं, और जम्मू में जो है उस कोई सीट नहीं बढ़ी है। लेकिन जब सामने, जैसे आपने कहा, सामने जो लास्ट पिक्चर आएगी, तो ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी, क्योंकि जम्मू के साथ लगते हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, कांट छांट कहाँ हुई है, और गांधीनगर किस सीट की क्या पोजीशन है, कौन से एरिया यहाँ से कट गया है, कौन सा मिला है क्या, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। ये बहुत ऐसी चीजें हैं जो फाइनल रिपोर्ट के बाद आएगी, फिर पता चलेगा कि इसकी असली पिक्चर क्या है। अभी तक तो हम यही कह रहे हैं कि 6 सीटें जम्मू की बनी है, और जम्मू जब डिस्ट्रिक्ट की कोई सीट नहीं बढ़ी, लेकिन जम्मू डिस्ट्रिक्ट की सीट के साथ भी छेड़छाड़ डेफिनेट हुई है। ये तो बात बिल्कुल सही है। तो गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस के नेता ने फिर वही बात आज कही है कि जो दरबार मूव की परंपरा थी वो सही थी,
इसे बंद करना गलत है। नहीं, आप देखिए उनकी बात में दम है, इसलिए कि आपने देखा भले पहले लोग जो भी बोलते हों, ख़ासतौर से हमारे चैम्बर या कारोबारी, लेकिन अब उनको लगा, देखिए एक बात तो है कि जब कश्मीर का आदमी यहाँ आता था, जम्मू के लोग वहाँ जाते थे, एक सांप्रदायिक सौहार्द की बात थी, एक ब्रिज की बात थी, और दोनों में एक दूसरे की बातचीत होती थी, भाषा, परवाह, संस्कृति, आदान-प्रदान। केवल इतना नहीं, बल्कि जब कश्मीरी यहाँ आते थे, यहाँ पर 6 महीने रहना और साल भर का किराया देते थे। जिनका जिनका रसोई उस सिस्टम में चलती थी, उनको भी नुकसान हुआ है, कारोबारियों को नुकसान हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे संविधान जो कहता है, एक सांप्रदायिक सौहार्द, उसको भी कहीं न कहीं चोट पहुँची है। तो आज़ाद साहब ने कल सही कहा है कि ये दरबार मुँह की परंपरा को नहीं रोका जाना चाहिए, और महाराजा साहब ने कुछ सोच समझ के ही वो परंपरा शुरू की थी। असली बात ये है कि जो काम करना चाहिए था, अगर महाराजा साहब का था, तो महाराजा के साहब के दिन छुट्टी क्यों नहीं अनाउंस करती? असली सवाल वो है। मतलब इधर-उधर की जलेबी बना के घुमा रहा शासन, उनको असली काम तो वो करना चाहिए। महाराजा के प्रति असली श्रद्धांजलि वही है, उनके प्रति एक कहा जाए कि भावांजलि यही है कि आप उनके दिन पर छुट्टी घोषित करिए, वो आप कर नहीं रहे। बिल्कुल सही कहा। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार। नमस्कार।